चलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, और वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आई होप आपका पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और शिक्षा सेतु आपके लिए याद रखना है 24 आवर्स, 7 into 24 आवर्स का मतलब आपने देखा है, समझता है, सातों दिन 24 घंटा आपके लिए हाजिर है हम। आज का लेक्चर है क्लास 10 का केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। जो क्लास मैट्रिक परीक्षा के लिए जो रसायन विज्ञान चैप्टर बुक पढ़ना है, यानी कि ये साइंस के अंतर्गत आता है। देखो, विज्ञान में 3 बुक पढ़ना है, एक भौतिकी है, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान है। भौतिकी से जितना क्वेश्चन आता है, जितना रसायन विज्ञान से, जितना आपको बायोलॉजी से आता है, हमें जीव विज्ञान से। तो आपको इसके लिए जो रसायन विज्ञान में टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है ना? अगर इसको क्लियर करना है तो आप ये 30 इंपॉर्टेंट वीवीआई एमवीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न तो याद कर लीजिए। इसी का लेक्चर आपको लेने वाले हैं, 30 इंपॉर्टेंट एमवीवीआई सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर क्लास 10 के विज्ञान का, आई मीन रसायन विज्ञान का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 है, याद रखना, क्योंकि इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन का डील ऑलरेडी कर चुका हूं इसी लेक्चर का। तो उस लेक्चर आप मिल जाएंगे आपको शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्त, या टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी, ठीक है ना, एक मिनट में, चलिए, तो याद रखना, ऑलरेडी मैं 10 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, आज 11 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है? और ये क्वेश्चन देखो 2015 2016 के एग्जाम में पूछ चुका है। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है? सबसे पहले साबुन इस प्रकार से लिखेंगे, अपमार्जक लिखेंगे। देखो, उस प्रकार से इजी से कर सकते हैं। देखो, साबुन जो होता है वह कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। आप देखोगे, अगर आप बहुत सारा गंदे उंदे माथ में लग गया, ठीक है ना, तो आप साबुन या शैम्पू लगाते हो इसमें माथ में, तो फेनाता नहीं है, यानी कि वो झाग, झाग मतलब फेन, फेन नहीं बनाता है। तो साबुन जो होता है कठोर जल के साथ क्या होता है, वो झाग नहीं बनाता। जबकि अपमार्जक, यानी कि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ कि साबुन जो होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, साबुन साबुन जैव अपघटित हो जाते हैं। साबुन से जैव अपघटित हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक से जैव अपघटित नहीं होते हैं, या किसी किसी से नहीं होते हैं। तो कुछ अपमार्जक जैव अपघटित नहीं होते हैं। क्या होते? नहीं होते हैं। याद रखना, साबुन जैव अपघटित हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक जैव अपघटित नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है? हमारे थर्ड पॉइंट की बात करें, साबुन उच्च वाशीय अम्ल जैसे, यहाँ पे वा, वालिक वालिक अम्ल पर, यहाँ पे पामिटिक अम्ल से सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। देखो सिंपल, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साबुन साबुन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम लवण बनाता है। जो साबुन होता है पोटेशियम लवण बनाता है, जबकि अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक, यहाँ पे एक पॉइंट इसमें छूट गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है। चलिए, साबुन जो होता है बेसिकली क्या होता है, पोटेशियम लवण बनाता है, जबकि अपमार्जक जो होता है सोडियम लवण बनाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यानी कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। और साबुन जो होता है वाष्यीय अम्लों जैसे, यहाँ पे पोटेशियम लवण बनाता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट है ना, साबुन जैव अपघटित होते हैं, जबकि अपमार्जक जैव अपघटित नहीं होते हैं। साबुन जो होता है पोटेशियम लवण बनाता है, जबकि अपमार्जक आपका सोडियम लवण बनाता है। एक नीचे वाला जो पॉइंट है इसके साथ बगल में नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? 3 पॉइंट भी लिखोगे आपके लिए काफी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, चलिए आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अब बताइए। या रखा जाता है तो क्या होता है?
अगर हम लोहे के कील को यानी कि कांटी कांटी लोहा का होता है, उसको कील को अगर हम सोडियम यहाँ पे कॉपर सल्फेट में अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रीजन बताइए। याद रखना, हम अगर लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर क्या होता है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। मेरे दोस्त समझना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है या डुबाने पर क्या होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर लेता है। जो लोहा आयरन होता है, Fe जो होता है, कॉपर को विस्थापित करके क्या करता है, आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। और याद रखना, आयरन सल्फेट बनाने के कारण आयरन सल्फेट बनाने का कारण कॉपर सल्फेट का यहाँ पे गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है एवं हल्के हरे रंग में बदल जाता है। मेरे दोस्त डिफिनीशन में ज्यादा कुछ है नहीं। पहले बात, जो परिभाषा आपको है बहुत इजी है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है, डुबाने पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट विस्थापित कर लेता है। लोहा जो होता है, लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट क्या होता है, सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग क्या होता है, मलिन हो जाता है तथा हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। यह सब पीडीएफ आप ले सकते हो, नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट करके मात्र 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल लेने के प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल जो होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन करता है, अन्यथा नहीं करता। क्यों, इसका रीजन बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, बताने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन कहा, अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन करता है, क्यों। याद रखना, जो अम्ल होता है, अम्ल जल में घुलकर आयन का निर्माण करता है। जो अम्ल है अगर जल में घुलेगा तो क्या निर्माण करेगा, आयन का निर्माण करता है। H+ आयन इस निर्माण करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड अगर बात करें, ये नमक होता है, नमक, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब अम्ल है आपका। अगर जल में जब तक नहीं घुलेगा वो सब विद्युत का चालन नहीं कर सकता। तो जल में घुलकर आयन का निर्माण करता है। क्या करता है, अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर आयन का निर्माण करता है, जो धन आयन या ऋण आयन रूप में होता है। क्योंकि जो आयन होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो याद रखना, धन आयन पॉजिटिव और ऋण आयन निगेटिव के रूप में होता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। मेरे दोस्त सिंपल है, अम्ल जल में घुलकर क्या करता है, वो आयन का निर्माण करता है, जो धनायन या ऋणायन के रूप में होता है। इसलिए क्या करता है, वह अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। डिफिनीशन एक लाइन का याद कर सकते हो, 12 और 14 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे दोस्त शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपके लिए स्वागत करता है, और डेली यहाँ पे 8 बजे सुबह में और शाम को 4 बजे क्लास चलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, H+ आयन का सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन कहा गया, जो H+ आयन की सांद्रता का विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है। चलिए, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्राकृतिक पर भी पड़ता है। सबसे पहले, अगर किसी भी विलयन की H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव उस विलयन की प्राकृतिक पे पड़ता है। प्राकृतिक मतलब उसकी नेचर, कैसा विलयन है। जैसे लिक्विड है, पेंट भी लिक्विड है, पानी है, नारियल पानी, बहुत सारा लिक्विड पदार्थ है जो विलयन होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा विलयन होता है, उसके प्राकृतिक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्राकृतिक पर पड़ता है। यदि जलीय विलयन में H+ आयन की जल की बात है, जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा। अगर जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगा तो वह बेसिकली अधिक अम्लीय होगा, और यदि विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो वह विलयन का कम अम्लीय होगा। यानी कि जिस विलयन में अम्लीय H+ आयन ज्यादा होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिस विलयन में H+ आयन कम होगा वो कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन क्लियर है।
अगले क्वेश्चन, और ये सब 2 बार आप याद करोगे गर्दा उड़ा दोगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम क्या है? यानी कि वन को अगर संरक्षित करना है तो उसके आवश्यक कदम क्या है? ठीक है, आवश्यक कदम क्या उठा सकते हैं? यानी कि वन को अगर बचाना है, ठीक है ना, वन मतलब जंगल को अगर बचाना है, ये भाई मोबाइल आज गिरता है मेरा, बच गया। चलो, क्योंकि अभी सब पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लिया मैंने। तो याद रखना, वन संरक्षण है तो आवश्यक कदम मतलब बचा कैसे सकते। सबसे पहले निश्चित रूप में प्रति वर्ष आप वृक्षारोपण करनी, यानी कि जितना भी हुए लोग बर्थडे बनाते हैं जाकर जंगल में, मंगल करने जाते हैं क्या बोलते हैं, अरे जाकर जाते हैं ना खेत उत में, देखना कोई बर्थडे मना रहा है कि नहीं होटल में मना रहा है, कोई एन्ने मना रहा है वो भाई उस दिन जितना, हर बर्थडे पर एक आप क्या करो पेड़ रोप दो, हर बर्थडे पर अपना अपना बर्थडे पर एक पेड़ रोपो, उससे अच्छा कोई नहीं। और उस पेड़ को रोपते समय उस फोटो एक खींच कर डालो आप, फोटो खींचो, उससे आनंद जो मिलेगा लोग उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना निश्चित रूप में प्रति वर्ष वृक्षारोपण करना, साथ ही उसे सदा संरक्षित करना, मतलब उसे बचाना, सुरक्षित रखना मतलब बचाना, वो पेड़ पौधे कोई काटे ना, सबसे पहले उसको पशुओं से बचाना, ठीक है ना, कोई जानवर उसे ना खाए, उसको कोई तोड़े ना, उसको साफ सुथरा करना, साथ में वहां पे कुछ खाद पानी देना, यानी कि उसको संरक्षित करना। यह 2 कदम या और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना, ठीक है ना, जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, विरोध करना, ये सब उसका आवश्यक कदम है जो आपको बच सकता है। यह क्वेश्चन 2020 और 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जैसे देखो अभी जैसे क्वेश्चन है कि जो जल का, जो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, अगर नॉर्मल होता है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है, आपको पता ही है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है और ऐसे नहीं करता है, क्यों? वही कहा गया, जल के अनुपस्थिति में, यानी कि जिस अम्ल में जल नहीं हो वह हमारा अम्लीय नहीं हो सकता, ठीक है। वही कहा, अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। याद रखना जो जल है, अम्ल में घुलकर, अम्ल में H2O यानी कि जल, H2O घुल कर क्या करता है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यानी कि अम्ल जब जल में घुलेगा तो H प्लस आयन क्या, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है या बनाता है। हाइड्रोजन आयन के उत्पन्न, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। अगर जल, जब अम्ल में जल घुलता है H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिस वजह से क्या होता है, यह जो अम्ल है अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि उत्पन्न होने के कारण अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है, अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। और जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, और जब अम्ल में जल घुलाएंगे ही नहीं तो H प्लस आयन तो थोड़ी बन रहा है, तो H प्लस आयन नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं, जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा कब, अनुपस्थिति, जल जब नहीं रहेगा, जब यहाँ पे H2O रहबे नहीं करेगा, H2O रहबे नहीं करेगा तो H प्लस आयन बनेगा ही नहीं। जब H प्लस आयन नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, यही कारण है कि अम्ल की अनुपस्थिति के, अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। यह क्वेश्चन 18, 19 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर से समझिए कि जब अम्ल, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन आयन के उत्पन्न के कारण यह अम्लीय व्यवहार करता है, ठीक है ना, अम्ल को व्यवहार करता है। अगर यदि अम्ल में यानी कि जल के अनुपस्थिति के कारण, या यदि अम्ल में अगर जल नहीं होगा यानी अनुपस्थिति होगा तो H प्लस आयन नहीं बनाएगा। अतः यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति के कारण अम्लीय, अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन 18, 19 और 23 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे अम्लों के साथ, अम्लों के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है? अम्लों के साथ धातु के ऑक्साइड, याद रखना धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या होता है, लवण तथा जल बनाता है। निर्दिष्ट क्वेश्चन कहा गया, धातु, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जो भी हमारा धातु क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अभिक्रिया समझ में आया, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है,
ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जो दूध होता है वो ताजे दूध मतलब नॉर्मल दूध है, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है और दही बनने पर इसके मान में क्या परिवर्तित हो जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, सिंपल बात है, जो ताजा दूध होता है उसका अम्लीय यानी कि पीएच वैल्यू 6 होता है। जब दही बनेगा तो अम्लीय शक्ति घट जाता है। देखो, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बनने पर लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः दूध से दही बनने पर पीएच मान 6 से कम हो जाता है, क्योंकि जो 7 से कम है वो हमारा अम्ल है। ठीक है, तो 6 आपका दूध है, उससे जितना कमते जाएगा उसका अम्लीय शक्ति बढ़ता जाएगा। वही कहता है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बनने पर उसका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब ना दही बनता है। अतः दूध से दही बनने में क्या होता है, पीएच मान 6 से घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, फास्ट बढ़ रहा हूं लेकिन बहुत सोने, यहाँ पे क्वेश्चन है, धोने के सोडा का उपयोग बताइए। जो धोने वाला सोडा होता है उसका उपयोग बताइए। सबसे पहले घरों में यहाँ पे सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले धोने वाला सोडा का उपयोग घरों में कपड़े कपड़े लत्ता का साफ करने में उपयोग किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा का पेट्रोलियम को यानी कि पेट्रोलियम के शुद्ध करने में वहां पे शुद्ध करने के वॉशिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि धोने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो सबसे पहले घरों में साफ सफाई के लिए वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा का उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए धोने वाला सोडा का उपयोग कर सकते हैं। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में भी धोने वाला सोडा का उपयोग कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। तो वो दीजिए, सबसे पहले घर में साफ सफाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, कांच, साबुन, कागज बनाने के उद्योग में कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो आपके सामने ऑलरेडी कितना बार एग्जाम पूछ चुका है, 15-16 में क्वेश्चन है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों होता है। आपने देखा, जो आभूषण, जो जेवर होता है, जो औरत लोग, लड़कियां लोग खासकर पहनती हैं, चाहे कान में के कान बाली हो, चाहे नाक में के नथुनिया हो, चाहे मनटिका हो, चाहे गले का हार हो, मतलब इसका आभूषण जो होता है सोना के बनता है, चांदी के, या क्या प्लेटिनम का बनता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त, ऐसा इसलिए होता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होता है वो काफी दिनों तक चमकता रहता है, उसमें जल्दी कोई प्रभाव, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और ज्यादा चमकीला होता है। तो क्या लिखोगे? प्लेटिनम, सोना, चांदी बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? कम अभिक्रियाशील, मतलब समझिए, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। कम अभिक्रियाशील होने की वजह से वो कभी खराब नहीं होता है। तो क्या प्लेटिनम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। कम मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इसकी चमक तेज होती है, इसकी चमक जो होती है काफी तेज होती है। बहुत पुराने हो जाने पर भी यहाँ पे चमकते रहते हैं, यानी कि काफी पुराने हो जाने के बाद भी ये चमकते रहते हैं। ठीक है ना, चमकते रहते हैं। इसका संरक्षण भी नहीं होता, इसका संक्षरण मतलब इसका क्षरण नहीं होता है। कोई चीज देखना, लोहा का वस्तु हो जाएगा, कोई वस्तु आप देखे होंगे ग्रिल उरिल में, बहुत दिन होने के बाद नीचे से झरना शुरू हो जाता है, यानी कि नीचे पतला हो जाएगा झर के, तो वो क्या होता है, इसका क्षरण भी नहीं होता है। यही कारण है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी धातु का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो मेरे दोस्त समझिए, सीधा बात है, प्लेटिनम, सोना, चांदी कम अभिक्रियाशील धातु है, इसका चमक तेज होती है, पुराने होने पर भी ये चमकते रहते हैं, और तथा इसका क्षरण नहीं होता है, इसीलिए प्लेटिनम, सोना, चांदी धातु का आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 10-10 क्वेश्चन करके आपको पढ़ाएंगे। टोटल केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें आपको 4 में 4 कर सकते हो। याद रखना, जहां भी यहाँ पे जो भी हम सब उपयोग कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी में काम आएगा। और जो भी मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपके लिए स्वागत है। और पीडीएफ नोट्स क्लासेस के लिए मात्र 199 रुपया लग रहा है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके आप ले सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर।